हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे। देखो, एसएससी सीजीएल के लिए एडुकेटिव पैटर्न की रिवीजन सीरीज चल रही थी। देखो, तो इसमें हम लोग आधे घंटे का लगभग वीडियो होगा। इसमें हम लोग लगभग तो कला संस्कृति का मॉड्यूल लेंगे, फिर ये मॉड्यूल 2 लेंगे, ठीक है, इसी पे। और फिर ये सब देखो, आज के लिए आज के वीडियो आपको मैटर उपलब्ध रहेगा, तो आप अंत तक देखिएगा। सारा ही हम लोग कोशिश करेंगे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन सीरीज आपको मिल जाए, ठीक है, आधे घंटे का। तो जल्दी से आपको सीजीएल का कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। रिवीजन फटाफट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, तो शुरू करते हैं। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल के लिए, एग्जाम के लिए। तो कला और संस्कृति का टॉपिक, ठीक है। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला, ठीक है। तो मंदिर के मुख्य संरचनात्मक अंग देखेंगे तो गर्भगृह क्या होता है, तो ऊपर ये कलश होता है, अमलकक होता है, शिखर होता है, वक्राकार है, ठीक है, अंतराल है, मंडप है और गर्भगृह है, ठीक है। तो गर्भगृह मंदिर का मुख्य छोटा एवं बिना खिड़कियों वाला कमरा है, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, ठीक है। मंडप क्या होता है, गर्भगृह के सामने स्तंभों वाला बड़ा सभा भवन या प्रवेश द्वार होता है। शिखर या विमान क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर उठने वाली ऊंची मीनार है, ठीक है। उत्तर भारत में शिखर वक्राकार होता है, दक्षिण भारत में विमान सीढ़ीदार पिरामिड होता है, ठीक है। अमलक और कलश क्या होते हैं, उत्तर भारतीय मंदिरों के शिखर के शीर्ष पर गोल चक्र जैसी संरचना अमलक और इसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है, ठीक है। और अंतराल क्या होता है, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला छोटा गलियारा होता है। जगती क्या होता है, ऊंचा चबूतरा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे मंदिर शैलियों और उनकी विशेषताओं की। तो नागर शैली है, उत्तर भारतीय शैली है, ऊंचे चबूतरों जगती पर निर्मित होता है। कोई बड़ी चार दीवारी या ऊंचे प्रवेश द्वार गोपुरम नहीं होते हैं, ठीक है। पंचायतन शैली, मुख्य मंदिर बीच में तथा चार कोनों पर चार सहायक छोटे मंदिर होते हैं, ठीक है। उदाहरण कौन सा है, कंधारिया महादेव मंदिर, खजुराहो का, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब बात करेंगे द्रविड़ शैली की। तो दक्षिण भारतीय शैली है, ये बड़ी चार दीवारी से घिरे होते हैं, ठीक है। और मुख्य विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते हैं। शिखर विमान सीढ़ीदार पिरामिड की तरह ऊपर बढ़ता है, ये देखो रहा। परिसर के अंदर जल का तालाब, कल्याणी, पुष्करणी अनिवार्य है, ठीक है। उदाहरण क्या है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का और तट मंदिर महाबलीपुरम का। अब बात करेंगे वेसर शैली। तो मिश्रित दक्कन शैली है, बादामी के चालुक्यों एवं राष्ट्रकूटों द्वारा विकसित है। नगर शैली के वक्राकार रूप और द्रविड़ शैली के सीढ़ीदार विमान का अनूठा मिश्रण है, ठीक है। ये लाड़ खान मंदिर एहोल और कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का। देखो, अब इसमें कवर करेंगे हम लोग भारतीय शास्त्रीय एवं लोक नृत्य। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, ठीक है, मूल राज्य तमिलनाडु है। तो इसे मूल रूप से देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसे शरीर अट्टम भी कहा जाता था। प्रमुख भाग क्या है, अल रिपु, मंगलाचरण, जतिस्वरम और तिल्लाना अंतिम भाग है, ठीक है। कथकली क्या है, केरल का है। अली कथकली, अली अली कहाँ रहते हैं, केरल पे, ठीक है। तो चेहरे पर विशेष प्रकार का भारी मेकअप, मुखौटे तथा आंखों के हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। रामायण महाभारत की कथाओं पर आधारित है। नवरसों का प्रदर्शन किया जाता है। आगे बात करेंगे ओडिसी की। तो सिंपल सी बात है, इसको ओडिशा का है मूल राज्य, ठीक है। और इस नृत्य की मुख्य मुद्रा त्रिभंग, शरीर, गर्दन, धड़ और घुटनों में तीन जगहों से मुड़ता है। उदयगिरी की हाथी गुफाओं में इसका उल्लेख मिलता है। सरिया, ठीक है, क्षत्रिया बोलते वैसे, ठीक है। तो असम का है। 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। यह वैष्णव मठों में सत्र में किया जाता है। खोल और ताल वाद्यंत्रों का प्रयोग होता है। तो मॉड्यूल 2 में हम लोग लेंगे भौतिक भूगोल और भू आकृतियां, ठीक है। तो भू आकृति विज्ञान, देखो, कृष्ट स्थलाकृति, ठीक है, चूना पत्थर का क्षरण। तो भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर वाली चट्टानों को घोलने से कई नई अनोखी आकृतियां बनती हैं। अपरदनात्मक आकृति इरोजनल फीचर कटने से बनी, ठीक है। सिंक होल्स या डोलाइन, ठीक है, सतह पर पानी की रासायनिक क्रिया से छोटे कीप के आकार के गड्ढे बनते हैं। युवाला, कई घोल रंध्र आपस में मिल जाने पर बड़ी घाटी जैसी आकृति बनाते हैं। लैपीस, चूना पत्थर की तरह बहते हुए पानी के कारण बनी नुकीली और सक्रिय खाइयाँ, ठीक है। अब निक्षेपणात्मक यानी डिपोजिशनल फीचर जमने से बनी, ठीक है। तो स्टैलेक्टाइट, तो गुफा की छत से नीचे की ओर लटकते हुए चूने के स्तंभ। स्टैलेग्माइट क्या होता है, गुफा के फर्श से ऊपर की ओर उठने वाले चूने के टीले जो छत से टपकते पानी के जमने से बनते हैं, ठीक है। कंदरा स्तंभ, केव पिलर्स और कॉलम जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं, देखो ऊपर और नीचे, ठीक है। अब बात करेंगे राज व्यवस्था की। तो इंडियन पॉलिटी में न्यायिक सिद्धांत और ऐतिहासिक फैसले, देखो
बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का विकास। तो यह पूरा विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को बदल सकती है या नहीं है। तो शंकर प्रसाद मामला आता है 1951, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह मामला आता है 1965, सुप्रीम कोर्ट ने शंकर प्रसाद मामले के फैसलों को दोहराया, ठीक है। फिर आगे गोलकनाथ केस आता है 1967 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती है, ठीक है। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दे दिया, ठीक है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो रहा इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्राचीन भारत का मॉडल। तो मौर्य समाज का प्रशासन देखेंगे। तो केंद्रीय अधिकारी एवं उनके विभाग। तीर्थ, तो प्रशासन के शीर्ष पर स्थित 18 वरिष्ठतम अधिकारी, इनमें सबसे प्रमुख थे संनिधाता, राजकोषीय कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। और अध्यक्ष होते थे तो विभिन्न आर्थिक और सामाजिक विभागों के कुल 26 अध्यक्ष थे। पर्याध्यक्ष वाणिज्य और व्यापार का नियामक था। सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई उद्योग का प्रमुख था। सीताध्यक्ष था राजकीय कृषि भूमि, सीता भूमि का प्रबंधन था, ठीक। लवणाध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष था। अच्छ पटलाध्यक्ष महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। अब बात करेंगे प्रांतीय एवं स्थानीय विभाजन की। तो मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें चक्र कहा जाता था, ठीक है। उत्तरापद, दक्षिणापद। तो साम्राज्य केंद्र में राजा था, चक्र प्रांत राष्ट्रपाल या कुमार होते थे, जैसे उत्तरापद, दक्षिणापद, ठीक है। आहार या विषय, तो जिला स्थानिक या राज्य होते थे। संग्रहण 10 गांवों का समूह, गोप। ग्राम सबसे छोटी इकाई, ग्रामिक। अब आगे बात करेंगे चोल राजवंश और स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। तो चोल प्रशासनिक विभाजन और सभाएं। तो मंडलम प्रांत, प्रोविंशियल डिवीजन, नाडु जिला या परगना, कुर्रम कोट्टम गांवों का समूह, ठीक है। और समान ग्रामीणों की आम सभा, इसमें सभी करदाता शामिल होते थे। सभा या महासभा, ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव, अग्रहार ब्रह्मदेव के वयस्क सदस्यों की सभा, ठीक है। नगरम व्यापारियों व्यवसायों की सभा थी। महत्वपूर्ण शब्दावली भूमि के प्रकार देखेंगे तो कड़मई क्या थी, चोल काल का मुख्य भू राजस्व कर था। साल भोग, स्कूल या पाठशाला के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। विलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। देवदान या तिरना मटकनी, मंदिरों को बाहर में दी गई भूमि। अब मेडिकल भारत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत विभाग और प्रशासन देखेंगे। तो दीवाने केंद्रीय सल्तनत विभाग सुल्तान के अधीन, ठीक है। तो दीवाने कर सैन्य विभाग था, सेना की भर्ती, वेतन, निरीक्षण आदि। संस्थापक सुल्तान कौन था, बलबन, ताकि कुलीनों के विद्रोह को कुचला जा सके, इसने इसलिए किया था। दीवाने अमीर को ही कृषि विकास विभाग था। प्रतिभूमि, ठीक है, सिंचाई, बीज उपकरण आदि, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका संस्थापक सुल्तान था, फसल चक्रण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दीवाने मुस्तकराज, तो बकाया राजस्व वसूलने वाले विभाग, राजस्व भ्रष्टाचार रोकने हेतु, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। क्या था ये, दान विभाग, ठीक है, गरीब लड़कियों की शादी हेतु मदद। दीवाने बंदगान, तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की, दासों की देखरेख का विभाग। इसके पास सबसे अधिक 1.1 लाख दास थे, ठीक है। अब देखो रसूर राजवंश एवं प्रशासनिक अधिकार सुधार, ठीक है। तो प्रशासनिक इकाइयां एवं अधिकारी, सरकार, जिले। शेरशाह ने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों जिलों में विभाजित किया था। सिकदार सिकदारन, जिले का मुख्य सैन्य अधिकारी, कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार। मुंसिफ मुंसिफान, जिले का मुख्य दीवानी न्यायाधीश, राजस्व और नागरिक मामले। परगना तालुका तहसील, सरकारों को परगना में बांटा गया था। सिकदार परगने का सैन्य अधिकारी, अमीन मुंसिफ परगने का भू राजस्व अधिकारी, फौजदार कोषाध्यक्ष, कारकुन लेखक या क्लर्क रिकॉर्ड रखने वाला, ठीक है। राजस्व और भूमि सुधार, तो राय शेरशाह द्वारा तय की गई विभिन्न फसलों की राजदर अनुसूची। पट्टा और कबूलियत, तो पट्टा वह सरकारी दस्तावेज जिसमें किसान की भूमि का विवरण और इस पर देय लगान दर्ज होता था। कबूलियत की बात करेंगे, किसान द्वारा सरकार को दिया जाने वाला सहमति पत्र कि वह इस दर पर लगान देने को तैयार है। जरबाना और महासिलाना, तो जरबाना क्या था, सर्वेक्षण शुल्क था 2.5% अतिरिक्त, ठीक है। महासिलाना कर संग्रह शुल्क था 5% अतिरिक्त। ये अतिरिक्त कर किसानों को देना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र नोट्स में देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति देखते हैं, ठीक है।
तो देखो मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीति महंगाई को काबू में रखना, ठीक है। मात्रात्मक उपकरण क्या है, ये उपकरण पूरी तरह अर्थव्यवस्था में ऋण की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं। आरक्षित अनुपात, ठीक है, CRR, SLR, ठीक है। तो CRR क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात। बैंकों को अपनी कुल जमा NDTL का एक निश्चित % नगद रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य है, इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। SLR वैधानिक तरलता अनुपात है, बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित % स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है, नगद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, ठीक है। आगे बात करेंगे नीतिगत दरों की। तो रेपो रेट, वह यह अल्पकालिक दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रखकर RBI से अल्पकाल के लिए ऋण लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर RBI बैंकों से उनकी अतिरिक्त तरलता स्वीकार करता है, ठीक है। SDF क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। व्यावसायिक बैंक बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के अपनी अतिरिक्त नकदी RBI के पास जमा करा सकते हैं, या रिवर्स रेपो से अधिक दर पर होती है और तब तरलता सोखने का मुख्य साधन है, ठीक है। MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। बैंकों को आपातकालीन स्थिति में ओवरनाइट, रात भर के लिए धन की आवश्यकता होने पर वे अपनी SLR प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर इस दर पर RBI से ऋण ले सकते हैं। यह दर आमतौर पर रेपो रेट से अधिक होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग उपकरणों का बाजार पर व्यवहारिक प्रभाव। देखो मुद्रास्फीति, महंगाई और मंदी की स्थिति में मौद्रिक नीति का व्यवहार, ठीक है। तो मुद्रास्फीति, महंगाई अधिक होना। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई अधिक होना, ठीक है। तो दरों में वृद्धि होती है, रेपो, CRR, SLR में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, बाजार में नकदी का प्रवाह कम होता है, लोग खरीदारी कम करते हैं और मांग कम होने से कीमतें गिरती हैं, ठीक है। मंदी या आर्थिक सुस्ती, तो दरों, रेपो, CRR, SLR में कटौती की जाती है, बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है, ठीक है। वे जनता को कम ब्याज पर लोन देते हैं, बाजार में नकदी बढ़ती है, मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। अब देखो स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं देखेंगे। प्रारंभिक नियोजन का प्रयास, तो प्रारंभिक योजनाएं प्रस्ताव क्रोनोलॉजी देखेंगे। तो विश्वेश्वरैया योजना आई 1934 में। तो सर M विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में पहली बार भारत के नियोजित विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938, सुभाष चंद्र बोस की पहल पर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बॉम्बे प्लस 1944, ठीक है। तो भारत के 8 प्रमुख उद्योगपति जैसे JRD टाटा, JD बिरला द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया 15 वर्षीय आर्थिक विकास प्रस्ताव था। गांधीवादी योजना 1944 में आती है, मन्ना नारायण अग्रवाल, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत, जिसमें कुटीर उद्योगों और विकेंद्रीकृत कृषि विकास पर बल दिया गया। जन योजना पीपुल्स प्लान 1945 में आता है, MN रॉय द्वारा मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित योजना है। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण द्वारा गांधीवादी विचारों और विनोबा भावों के सिद्धांतों से प्रेरित होकर प्रस्तुत की गई, ठीक है। दरें बढ़ेंगी तो मुद्रा प्रवाह घटेगा, महंगाई घटेगी, ठीक है। दरें घटेंगी तो मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, ठीक है। दो भाई, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, इनमें से शुरुआती 3 और अंतिम योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहली 3 कौन सी हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 के बीच में चलती है, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित होती है। इसमें प्राथमिकता कृषि, सिंचाई और बिजली का विकास पे दिया गया। विशेष उपलब्धियां थी भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सेकंड पंचवर्षीय, तो पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पेपर में पूछेगा किस पे आधारित थी, हैराड डोमर मॉडल पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस पे फोकस किया गया कृषि, सिंचाई और बिजली का विकास पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में होती है। नेहरू महालनोबिस मॉडल, PC महालनोबिस मॉडल आता है, ठीक है। इसमें तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास प्राथमिकता थी। इसमें क्या विशेष उपलब्धियां रही? भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। आगे बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में आती है। संडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल में बेस्ड थी। इस पे क्या फोकस था? ठीक है, आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, टेक ऑफ स्टेज बनाना, ठीक है। विफलता का कारण क्या रहा? 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ, 1965-66 का भीषण सूखा पड़ा, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? योजना पूरी तरह असफल रही। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश घोषित वार्षिक योजनाएं चलाई गई, ठीक है।
अब देखो आगे बात करेंगे, ठीक है, आर्थिक नियोजन का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो 5वीं से 8वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे, राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत बदलाव होते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में चलती है, गरीबी उन्मूलन और आपातकाल, ठीक है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? डीपी धर ने तैयार की थी। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। प्रमुख नारे और कार्यक्रम क्या थे? गरीबी हटाओ का नारा 1971 चुनाव में दिया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से इस योजना में लागू किया गया, ठीक है। तो 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। योजना की समाप्ति 1977 में जनता पार्टी की सरकार पीएम मोरारजी देसाई थी, ठीक है, बनी। इस सरकार ने 5वीं योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दिया। आगे आता है रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से 1980 के बीच में। जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरू यह योजना, ठीक है, गुन्नार मिडाल के रोलिंग प्लान मॉडल पर आधारित थी। कार्य प्रणाली क्या थी? इसमें हर वर्ष योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता था और अगले वर्ष के लक्ष्यों को उसी के अनुसार संशोधित किया जाता था। अंत में 1980 में कांग्रेस सरकार की वापसी के साथ ही रोलिंग प्लान का समाप्त कर दिया गया। पुनः पंचवर्षीय योजना प्रणाली लागू की गई, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में आती है। तो देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में, ठीक है। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच में, और 6ठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 1985 के बीच में। तो आधुनिकीकरण और संस्थागत विकास होता है इसमें। मूल मंत्र क्या था? आधुनिकीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता। महत्वपूर्ण संस्थान शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। एक्जिम बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना भी 1982 में हुई। योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए ट्राइसेम 1979-80 और आईआरडीपी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को इस योजना में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया गया। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 1990 में। भोजन, काम और उत्पादकता, ठीक है। प्रणेता कौन थे इसके? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। नारा भोजन, काम और उत्पादकता। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी की बात की गई। क्या विशेष था? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी क्रांति और कंप्यूटर के आगमन को बढ़ावा मिलता है। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 शुरू की गई, ठीक है। फिर से योजना अवकाश होता है। प्लान हॉलीडे 1990-92 के बीच में। क्यों? देश में भुगतान संतुलन, बीओपी के भीषण संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 से 1992 तक पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। इस दौरान 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। 1991 में LPG सुधार लागू किए गए। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आगे बात करते हैं, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में लागू की गई, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास या LPG सुधारों के बाद ठीक शुरू हुई पहली योजना थी। सबसे सफल योजना। लक्ष्य हमने 5.6 का हासिल किया था और हासिल कितनी हुई? 6.8%। मॉडल क्या था? जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो मुख्य प्राथमिकता मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। ऐतिहासिक घटना क्या थी? भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। आगे बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में आती है। समानता और सामाजिक न्याय के विकास। तो मुख्य ध्यान क्या था? समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास। इसी दौरान 1997 का एशियाई वित्तीय संकट आता है। 1998 का पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण कारण आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में क्या था? मुख्य लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था और गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना था। अब बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में आती है। तो इसका लक्ष्य क्या था? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तो मुख्य थीम तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। लक्ष्य शिक्षा का अधिकार। देखो RTI एक्ट 2009 को लागू करना और कृषि विकास दर को 4% तक लाना, ठीक है। अन्य फोकस क्षेत्र क्या थे? ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण। लास्ट और आखिरी आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में। तो तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय सतत विकास। मुख्य थीम शीर्षक तीव्रतर, अधिक समावेशी, धारणीय विकास था। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को विकास के प्राथमिक मापदंडों में शामिल किया गया। अंत यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है।
तो पांचवी योजना क्या थी? नारा गरीबी हटाओ 20 सूत्री कार्यक्रम आरआरबी, ठीक है, रोलिंग प्लान गुन्नार मॉडल मॉडल पर था 1978 से 1980। छठवीं योजना नाबार्ड एग्जिम बैंक ट्राइसेम आईआरडीपी। सातवीं योजना भोजन काम और उत्पादकता आईटी क्रांति और जीआरवाई। योजना होगा 1992 से 90 से 92। एलपीजी सुधार 1991। तो ये आज का हमारा लास्ट, ठीक है, मॉड्यूल है। देखो, राष्ट्रीय आय और लेखांकन देखेंगे, नेशनल इनकम, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय आय की बुनियादी अवधारणाएं देखेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना के चार मुख्य संकेतक है: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। तो नियम 1 क्या है? घिसावट या मूल्यह्रास का नियम। ग्रॉस सकल में से डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास घटाने पर नेट प्राप्त होता है। तो ग्रॉस में अगर डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट प्राप्त होगा, ठीक है। नियम 2 क्या है? भौगोलिक बनाम राष्ट्रीयता। तो डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर नेशनल आय प्राप्त होती है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल, मौद्रिक मूल्य। अगर इसमें मूल्य ह्रास घटा देते तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर प्राप्त शुद्ध मूल्य, ठीक है। अगर इसमें हम लोग शुद्ध साधन आय विदेशों से प्राप्त एनएफआई जोड़ देते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी आता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। तो देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या विदेश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो देखो, एनडीपी में क्या है? टेरिटरी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जीडीपी में भी क्या है? टेरिटरी महत्वपूर्ण, नागरिकता नहीं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर भी अगर एन आ गया ना तो उसमें उसके लिए नेशनलिटी, ठीक है, महत्वपूर्ण है, स्थान नहीं, ठीक है। तो इसमें भी नेशनलिटी महत्वपूर्ण है, एन आ रहा है ना, तो स्थान नहीं, ठीक है। तो जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर प्राप्त शुद्ध मूल्य है। देखो, आगे बात करेंगे एनडीपी, ठीक है, इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, ठीक है, और माइनस डिप्रिसिएशन। एनडीपी एफसी, ठीक है, इक्वल टू जीडीपी एफसी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। एंड जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, ठीक है। एनएफआईए हमारे नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय, ठीक है। एनएनपी एमपी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट होता है एफसी का मतलब, ठीक है। जीएनपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, एनएनपी एफसी इक्वल टू जीएनपी एफसी माइनस डिप्रिसिएशन। तो साधन लागत पर एनएनपी, ठीक है, को ही आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब बात करेंगे साधन लागत। तो फैक्टर कॉस्ट बनाम बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो साधन लागत एफसी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? उत्पादन के कारकों, भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज और उद्योगों की मुनाफा पर आने वाली वास्तविक लागत। इसमें कोई सरकारी कर शामिल नहीं होता है। बाजार मूल्य एमपी, मार्केट प्राइस, वह मूल्य जिस पर, ठीक है, उपभोक्ता बाजार से सामान खरीदता है। इसमें अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी जुड़े होते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी घटी होती है, ठीक है। एमपी इक्वल टू क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, तो ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो यदि एनआईटी धनात्मक है तो एमपी ग्रेटर देन एफसी होगा, ठीक है। देखो भाई, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां देखेंगे, तीनों विधियों की रूपरेखा। तो उत्पाद विधि, मूल्य वर्धित विधि होती है, दूसरा होता है हमारा आय विधि और तीसरी होती है व्यय विधि, ठीक है। तो उत्पाद विधि देखेंगे, मूल्य वर्धित विधि, तो प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। तो उत्पादन के प्रत्येक चरण पर मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन में को जोड़ा जाता है ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सके। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड। जीडीपी एक्ट मार्केट प्राइस क्या होता है? समेशन, वैल्यू संवर्धन, वैल्यू एडिशन, ठीक है। आय विधि, इनकम मेथड, इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित आय को आपस में जोड़ा जाता है। वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई प्लस पी प्लस एम आई, ठीक है। वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे। इस विधि में एक वित्तीय वर्ष में समाज द्वारा किया गया कुल अंतिम उपभोग व्यय को जोड़ा जाता है। सी, निजी अंतिम उपभोग व्यय।
आई निजी निवेश इन्वेस्टमेंट, जी सरकारी उपभोग एवं निवेश गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग और एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात आय। तो जीडीपी एट एमपी क्या होता है, सीआईजी प्लस सीआईडी याद रखना है, सीआईडी ठीक है, प्लस एमएक्स प्लेयर होता है ना, उसको उल्टा कर देना है ठीक है। तो कंजप्शन ठीक है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और ठीक है एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो तीनों विधियों सिद्धांत उत्पादन, आय का सृजन और व्यय एक्सपेंडिचर ठीक है। बात करेंगे तो वास्तविक जीडीपी बनाम नाम मात्र जीडीपी, रियल वर्सेज नॉमिनल जीडीपी। तो आधार वर्ष और जीडीपी डिफ्लेटर देखेंगे तो नाम मात्र जीडीपी क्या होता है, जब जीडीपी की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है, यदि केवल महंगाई बढ़ती है तो नाम मात्र जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी, भले ही वास्तविक उत्पादन न बढ़ा हो। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, जब जीडीपी की गणना किसी आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर की जाती है, यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को दर्शाती है। भारत का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे तो यह अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर पर महंगाई में हुए बदलाव को मापता है। यदि डिफ्लेटर ग्रेटर देन 100 महंगाई है, यदि डिफ्लेटर लेस देन 100 मंदी कीमतें घटी, डिफ्लेटर 100 है तो कोई परिवर्तन नहीं। सूत्र क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर ठीक है। तो याद रखने का मंत्र क्या है, जीडीपी में डिप्रिसिएशन होगा तो एनडीपी मिलेगा ठीक है, एनडीपी में एनएफआई ऐड होगा तो जीएनपी मिलेगा, जीएनपी में डिप्रिसिएशन होगा तो एनएनपी मिलेगा ठीक है, और एफसी पे एनआईटी जुड़ेगा तो एमपी मिलेगा।